वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम सर। कल हम थ्रेडिंग को डिस्कस कर रहे थे। थ्रेडिंग के हमने डिफरेंट मॉडल देखे, ये देखा कि थ्रेड होता क्या है। उसके अलावा हमने वालेकुम सर। ये कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। ये कुछ क्वेश्चन था किसी का? नो सर। अच्छा, चले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसके बाद जो है उसको डिस्कस करते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये देखा था, जो पी थ्रेड लाइब्रेरी है विंडोज के थ्रेड को, हमने ये कहा था कि इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये भी सी की इम्प्लीमेंटेशन है। सी की एक इम्प्लीमेंटेशन हम देख चुके हैं जो कि पोसिक्स के थ्रेड है पी थ्रेड लाइब्रेरी के तहत। अभी हम ये देखते हैं कि जो जावा में आप थ्रेड क्रिएट करते हैं और जो उनकी एग्जीक्यूशन होती है वो किस तरह से होती है। तो जावा में बेसिकली जो एक इंटरफेस होता है रनेबल, उसमें एक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें यूजुअली जो एक फंक्शन होता है, इसके लिए एक मेथड का नाम या टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज होती है, उसको वो फंक्शन की बजाय मेथड कहते हैं। तो इस इंटरफेस में एक मेथड है जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मेथड भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो है वो सिर्फ डेफिनेशन दी गई, ठीक है, कि ये पब्लिक है, पब्लिक प्राइवेट इस तरह के कीवर्ड्स जो है वो आप तब जाके देखेंगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लोगे। सी में भी ये कीवर्ड जो है वो सी प्लस प्लस में भी मौजूद है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो इंटरफेसेस होते हैं, एक इंटरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें सिर्फ फंक्शन की या मेथड की जो है वो डिक्लेरेशंस होती हैं, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। यानी आपको ये बताया जाएगा जी कि इस इंटरफेस में ये वाला मेथड है, दूसरा मेथड है, तीसरा मेथड है, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। लेकिन जो भी क्लास जो है वो इनको इम्प्लीमेंट कर रही है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके लिए लाजमी है कि जिस भी इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट कर रही है उसके सारे के सारे मेथड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर, अगर उसने इंस्टेंशिएट होना है, अगर उसके ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो पाए, ठीक है। तो अब जावा जो है उसमें जो भी कोई थ्रेड बनता है, जो भी थ्रेड बनता है उसमें एक तरीकाकार तो ये है कि आप ये वाला जो रनेबल इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करके ये जो रन मेथड है इसकी आप डेफिनेशन दे देते हैं कि ये क्या क्या। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप थ्रेड क्लास जो है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, जो बेसिकली आपकी थ्रेड क्लास है वो भी इसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो देन भी आपको जो रन का मेथड है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा या आप उसकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेड जो है उनको मैनेज कौन करता है? उनको मैनेज जो है वो जावा वर्चुअल मशीन कर रही हो, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन के बारे में मैंने आपको पहले ये बताया था कि जावा का कोड जो है उसमें 2 स्टेप प्रोसेस है। लाइक अगर ये है हमारे पास एक कोड है जो कि जावा के अंदर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर पहला काम हम ये करते हैं कि इसके ऊपर हम जावा का जो है वो कंपाइलर चलाते हैं, और जावा का जो कंपाइलर है उसको जावा सी के नाम से जाना जाता है, और जावा सी की कमांड से ही आप इसको कंपाइल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो है वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट कोड है उसकी एक्सटेंशन जो है वो डार्ट क्लास होती है, डार्ट क्लास उसकी एक्सटेंशन होती है। उसके बाद आपके पास जावा का इंटरप्रेटर होता है, या आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है JVM, वो ये करती है कि ये आपकी क्लास फाइल्स को लेती है, उनको 1 बाय 1 मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज करती है और उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देती है। तो ये तो था जावा का कॉन्सेप्ट। इसी वजह से मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसी वजह से होता ये है कि जावा का जो कोड है उसको अगर आपने कंपाइल करके रखा हुआ है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लाइक
ये जो क्लास फाइल हैं आप विंडोज पे जनरेट करें, इनको उठा के जो है वो लाइनक्स पे ले जाएं, वहां पे चलाना चाहेंगे तो उसका जो उस वहाँ की जो जेवीएम है उसको पता होगा कि इसको लाइनक्स के सिस्टम कॉल में कैसे चेंज करना है। इसको iOS में ले जाएंगे, उसको वहां पे जो जेवीएम होगा उसको पता होगा कि ये जो क्लास फाइल में कोड है इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है फॉर द iOS। ठीक है, तो जावा की डिटेल देने के बाद हम दोबारा आते हैं कि इसमें जो है वो थ्रेड कैसे क्रिएट करने हैं। आपने दो काम करने, या तो आपने थ्रेड क्लास जो है उसको सब क्लास करना है, उसको इनहेरिट, उससे इनहेरिट करना है, या आपने ये जो रनेबल इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या स्टेप होगा कि इसके अंदर एक रन का मेथड है, उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जो है वो भी हम देखते हैं। लाइक यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम है टास्क। ठीक है, नई क्लास है, ये हमारी अपनी क्लास है, ये बिल्ट इन क्लास नहीं है, और ये इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस रनेबल को। और ये जो मेथड था या फंक्शन था पब्लिक वाइड रन, जो कि यहाँ से आ रहा है, रनेबल इंटरफेस से आ रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। और उसमें हम ये कह रहे हैं कि सिंपली कंसोल पे ये लिख दें कि आई एम अ थ्रेड। ये जो सारी स्टेटमेंट है ये दिस इज इक्वल टू सी आउट इन C++। इसने सिर्फ कंसोल के ऊपर एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देना। उसके बाद है क्रिएटिंग अ थ्रेड। जब आपने थ्रेड क्रिएट करना है तो थ्रेड क्लास की टाइप होगी वर्कर, उसका नाम वेरिएबल का आपने रखा है, और यहाँ पे आपने न्यू थ्रेड दिया, और उसको जो पैरामीटर में आपने टास्क दिया है, जो पैरामीटर में जो थ्रेड दिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो ये वाली क्लास का था। ठीक है, इस क्लास को आपने इंस्टेंशिएट कर लिया, और उसको आपने बताया जी कि ये वाली जो क्लास है इसको आपने एक थ्रेड में चलाना है, और उसके ऊपर आप जो है वो स्टार्ट कॉल करते हैं। जब आप उसके ऊपर स्टार्ट कॉल करते हैं वो कर देते हैं तो वो एक थ्रेड बन जाता है और थ्रेड क्यू के अंदर दाखिल हो जाता है। ये उसी वक्त जो है वो एग्जीक्यूट होना नहीं शुरू हो जाता है। एग्जीक्यूट तब होगा जब उसका ये वाला रन का मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट का मतलब सिंपली एक सिग्नल है कि दिस थ्रेड इज रेडी टू स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आपने थ्रेड को एक स्टार्ट कर दिया और इवेंचुअली वो स्केजुअल हो गया, और उसके बाद जब उसने अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर ली तो आपने उसको ज्वाइन भी करना है, तो आपने उसका वेट भी करना है कि थ्रेड जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर ली है, तो आप उससे आगे कोई और काम जो है वो करना चाहेंगे, उसको उससे रिजल्ट लेके, तो वो उसके लिए वेट किस तरह से करना है, उसके लिए वेट जो है वो आप किस तरह से करते हैं वर्कर डॉट ज्वाइन से। आपने यही देखा था कि जो POSIX की लाइब्रेरी पी थ्रेड थी उसमें भी आप इस तरह से कुछ करते थे कि पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी वही है, सिर्फ आपके फंक्शन के नाम का फर्क है, और यहाँ पे जो है वो वर्कर डॉट ज्वाइन जो है उसको कर। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप रनेबल इंटरफेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप एक नया थ्रेड जो है उसको बनाते हैं, उसको आप स्टार्ट करते हैं, और फिर आप उसके ऊपर वेट करते हैं कि ये फिनिश कब होगा। ठीक है, फिनिश होने का वेट करने के लिए आप ये ज्वाइन का मेथड कॉल करते हैं। और ये ट्राई कैच ब्लॉक जो है इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये किस लिए होते हैं कि ये रन टाइम के ऊपर अगर आपको कोई एरर आता है, ऐसा एरर जो कि कंपाइल टाइम पे नहीं सरफेस हो सकता है, अनवील नहीं हो सकता, तो ऐसे एरर जो होते हैं वो रन टाइम एरर होते हैं, उनको रन टाइम एरर या एक्सेप्शन कहा जाता है। तो एक्सेप्शन के आने के ऊपर अगर आप पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप जो है वो जहां पे एक्सेप्शन आने का खतरा हो उस पीस ऑफ कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और जो आप एक्सेप्शन आने के बाद कोड लिखना चाहेंगे उसको आप कैच ब्लॉक के अंदर लिखें। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक और एग्जीक्यूटर इंटरफेस है। बेसिकली इसमें इसको हम जब एग्जीक्यूटर इंटरफेस को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो रनेबल इंटरफेस है और एग्जीक्यूटर इंटरफेस के तहत जो है वो थ्रेड चलाने का फर्क क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं एग्जीक्यूटर इंटरफेस के, और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। तो एग्जीक्यूटर इंटरफेस जो है उसमें आप सिंपली ये देख सकते हैं कि एक एग्जीक्यूट का एक मेथड है और उसमें आप एक रनेबल कमांड देते हैं, यानी एग्जीक्यूटर का काम एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे आप एक ऐसी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट देंगे जिसने कि रनेबल इंटरफेस को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। और रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किए हुए होने का मतलब ये है कि उसने वहां पे जो वाइड रन का जो फंक्शन था या मेथड था उसको इंप्लीमेंट किया।
तो इसकी एग्जांपल एक ये है, एग्जीक्यूटर सर्विस इज इक्वल टू न्यू एग्जीक्यूटर के आप एक नई एग्जीक्यूटर क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट कॉल कर देते हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया, हमने न्यू टास्क जो है उसका ऑब्जेक्ट पास किया। और टास्क के बारे में हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि टास्क जो है एक ऐसी क्लास थी जिसने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ था और उसमें जो रन का मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसने प्रोवाइड की। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपके पास एक कॉलेबल इंटरफेस को आप करते हैं। अब इसकी आपको जरूरत क्यों पेश आई? अगर मैं पीछे जाऊं तो जो रनेबल इंटरफेस है इसमें जो रन मेथड है ये मेथड किस तरह का है? इसकी रिटर्न टाइप जो है वो वाइड है। वाइड है इसका मतलब ये है कि ये एक थ्रेड तो चला देगा लेकिन ये कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता। तो अगर आपने जो है एक ऐसा थ्रेड चलाना है जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करता हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जो कि आपको इस तरह का मेथड दे जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो उसके लिए एक कॉलेबल इंटरफेस है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कॉलेबल इंटरफेस में रन की बजाय कॉल का मेथड है, ठीक है। इसमें कॉल का मेथड है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे जी कि यहाँ पे तो रिटर्न टाइप जो है इंटीजर लिखी हुई है, तो अगर आपने कुछ और रिटर्न करना हो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंटीजर जो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी हुई है ये टाइप पैरामीटर से आ रही है, लाइक यहाँ से आ रही है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होते हैं ये टाइप पैरामीटर होते हैं। ये काफी सारी लैंग्वेजेस में मौजूद है, C++ में भी ये होते हैं और वहां पे इसको टाइप पैरामीटर की बजाय टेम्पलेट प्रोग्रामिंग कहा जाता है। आई होप कि आप लोग जो C++ पढ़ रहे हैं लेकिन आपका सेमेस्टर शायद इतना छोटा है कि आप टेम्पलेट प्रोग्रामिंग तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जब भी ये एक्चुअली जब ये इंटरफेस लिखा हुआ होगा ना तो इंटरफेस की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होगी कि कॉलेबल और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टी लिखा हुआ होगा। टी का मतलब ये है कि टाइप पैरामीटर। उसके बाद इंटरफेस की जो है वो डेफिनेशन शुरू हो गई। इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो मेथड होगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिख रहा है क्योंकि जगह थोड़ी है, मैं सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप और नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा टी कॉल, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ। तो अगर आप जब कॉलेबल को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आप ये टाइप पैरामीटर भी प्रोवाइड करेंगे। अब हम कॉलेबल को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद टाइप पैरामीटर इंटीजर, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिटर्न टाइप जो है ये भी इंटीजर बन जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक इंटीजर रिटर्न टाइप के साथ कॉल जो है उसको इम्प्लीमेंट किया और उसमें हम सिंपली कर क्या रहे हैं, हम उसमें ये कह रहे हैं कि इंट सम इज इक्वल टू 0, आई 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू अपर और आई प्लस प्लस और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी 0 से लेकर या 1 से लेकर जो भी अपर तक, अपर की जो भी वैल्यू होगी इसके दरमियान जितने इंटीजर हैं हम उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा सम का उसको एज एन इंटीजर जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। न्यू इंटीजर सम में एज एन इंटीजर उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ये वैल्यू इसके पास कहाँ से आई? अपर की वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइवेट इंट अपर, ये इसने अपना एक जो है वो क्लास का एट्रीब्यूट उसने बनाया हुआ है और उसको वैल्यू यहाँ से मिल रही है पब्लिक समेशन से। अब आप ये कहेंगे जी कि ये समेशन जो है ये क्लास का नाम भी यही है, फंक्शन का नाम भी यही है। तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम वही होता है जो उसकी क्लास का नाम है। तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं कि ये उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। उसको में आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पैरामीटर जो है वो रखा है कि इसमें एक अपर नाम का पैरामीटर आएगा। अब इसको आप कॉल कैसे करते हैं? जब भी आप इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू के साथ तो आप ब्रैकेट में जो पैरामीटर देंगे वो सारे जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का सर कोई ये दिस क्वेश्चन? क्यों यूज किया है? जी जी, दिस का वर्ड क्यों यूज किया है सर?
दिस का वर्ड, कंस्ट्रक्टर अंदर जो बेटा जो दिस का वर्ड वेरिएबल होता डिक्लेयर, है ना, दिस का वर्ड ये होता है जो करंट इंस्टेंस होगा आपका ऑब्जेक्ट का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, लाइक मैं इसको बनाता हूँ, इसको मैं जो है वो किस तरह से इसको इंस्टेंशिएट करूंगा। मैंने ये तो एक क्लास बना ली ना, अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी कि समेशन एस, ये इसकी मुझे टाइप देनी पड़ेगी। समेशन मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, आप समझ लें कि यहाँ पे समेशन एस लिखा हुआ, और यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगाता हूँ। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ न्यू समेशन और इसके अंदर जो है वो मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ अपर की वैल्यू 7 फॉर एग्जांपल। अब ये जो 7 की वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगी, ये 7 की वैल्यू जो है ये अपर के अंदर चली जाएगी। अब आप ये पूछ रहे हैं कि ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब मैंने ये स्टेटमेंट कॉल की न्यू समेशन, तो इससे हुआ ये कि आपकी मेमोरी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो, इसको यहाँ पे एक मेमोरी मिल गई, उसमें उसने उसका एक जो है वो मेंबर फंक्शन बना लिया जी, किसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अपर। ठीक है, और जब इसके इंस्टेंशिएट होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट कॉल होती है कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट अपर, तो दिस डॉट अपर जो है वो इस इंस्टेंस के अंदर जो अपर की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये दिस हमने अब क्यों लिखा है, अब ये भी हो सकता है कि मैंने एस के नाम से एक नया समेशन बनाया, मैं एस टू के नाम से एक और समेशन बना दूंगा, तो उसका अपना एक अपर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जी एस सर। थ्री के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ न्यू समेशन का, उसके अपना एक वेरिएबल होगा जिसका नाम जो है वो अपर होगा। तो दिस डॉट अपर जो है, जो करंट आपका इंस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसके वेरिएबल को आप दिस डॉट के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। कोई ओके क्वेश्चन सर। है इसके अलावा, क्लियर हो गया सब लोगों को? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका जो एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क को ही हम डिस्कस कर रहे थे, उसी की आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये ड्राइवर है क्लास, इसमें हमने सिंपली ये करना है कि पिछले जो स्लाइड में हमने कॉलेबल इंटरफेस के तहत जो एक कॉल का फंक्शन बनाया था उसको कॉल करना है इन न्यू थ्रेड। तो हम ये कहते हैं कि इंट अपर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट आर्गुमेंट 0। अब ये बेसिकली क्या चीज है, आर्गुमेंट 0 जो कि मेन मेथड के अंदर आ रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। ये बेसिकली फॉर एग्जांपल हम ये सपोज कर लेते हैं कि आपकी क्लास का नाम जो है वो ड्राइवर है। ठीक है, तो जब मैं ये कहूंगा ना जावा ड्राइवर, और ऑब्वियसली मैं इसको कंपाइल करने के बाद ही ये कह सकूंगा, तो ये वाला जो पैरामीटर है ये मेरे पास आर्गुमेंट 0 में आ जाएगा। इसके बाद मैं अगर 5 लिखता हूँ ये आर्गुमेंट 1 में आ जाएगा। अगर मैं ABC लिखता हूँ स्पेस देने के बाद, तो ये आर्गुमेंट 2 के अंदर आ जाएगा। यानी ये पूरी अरे के अंदर जो है ये आपके कमांड लाइन पैरामीटर्स जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कमांड लाइन पैरामीटर में से एक पैरामीटर को ले रहे हैं और उसको एज इंटीजर पास कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम सपोज कर रहा है कि जब भी हम इसको चलाएंगे हम इसको एक पैरामीटर जो है वो उसका इंटीजर देंगे, उसको इंटीजर के अंदर ही पार्स कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू जो है उसको एक लोकल वेरिएबल अपर के अंदर स्टोर कर। उसके बाद हम एग्जीक्यूटर सर्विस जो है उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, और यहाँ पे इंस्टेंस जो है वो हम न्यू के कीवर्ड के साथ नहीं बना रहे, बल्कि हम ऑलरेडी जो है वो एक फंक्शन के जरिए बना रहे हैं कि एग्जीक्यूटर डॉट न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, कि हम एक ऐसा एग्जीक्यूटर का इंस्टेंस हमें चाहिए जो कि सिंगल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, और उसका पूल जो है वो हमने ले लिया। अब पूल के अंदर, थ्रेड पूल के अंदर जो कि सिंगल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, उसके अंदर हम सबमिट का एक मेथड कॉल कर रहे हैं। उसके अंदर जब हमने सबमिट का मेथड कॉल किया तो साथ ही हमने यहाँ पे जो हमारा सबमिशन की क्लास बनाई थी उसको पास कर दिया, उसका इंस्टेंस, और उसमें हमने अपर का वेरिएबल यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, अब सबमिशन की क्लास का जो कॉल का मेथड है वो कॉल होगा कभी भी जब ये पूल उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब ये पूल उसको एग्जीक्यूट करेगा तो आपका कॉल का जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसमें से रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। अब रिजल्ट यहाँ पे कैसे आएगा, हमने ये देखा कि
इसकी जो आउटपुट है उसको हमने एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया और उसकी टाइप क्या है, फ्यूचर, और उसका टाइप पैरामीटर है इंटीजर। ठीक है, फ्यूचर का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो रेडीली अवेलेबल नहीं होगी, ये आफ्टर सम टाइम अवेलेबल होगी, आफ्टर द एग्जीक्यूशन अवेलेबल होगी, आफ्टर द थ्रेड कंप्लीशन अवेलेबल होगी। लेकिन जो उसकी एक्चुअली इनर टाइप होगी, जिस तरह का वो रिजल्ट भेजेगा वो इंटीजर टाइप का रिजल्ट भेजेगा। ठीक है, और उसमें से आप जो इंटीजर रिजल्ट है उसको लेने के लिए रिजल्ट के ऊपर आप गेट का मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गेट का जो मेथड है उसको उसने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट किया, वो इसलिए किया है कि इसके अंदर वो सारी आपकी जो है वो कम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है जो पहले हमने खुद लिखी थी। लाइक पिछली दफा हमने जब थ्रेड बनाया था उसमें हमने वर्कर डॉट स्टार्ट भी खुद किया था, वर्कर डॉट ज्वाइन भी खुद किया था। ना हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ना ज्वाइन कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पूल को सबमिट कर रहे हैं, पूल ने उसको एग्जीक्यूट करना है और पूल का जो रिजल्ट है उसी से हमने गेट कॉल करके अपना रिजल्ट जो है वो ले लेना है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क यहाँ पे कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो हाइड कर रहा है उस कम्प्लेक्सिटी को फ्रॉम द प्रोग्रामर, और उसको लाइब्रेरी खुद मैनेज कर रही है कि कब जो है उसको स्टार्ट करना है, कब इसको ज्वाइन करवाना है। वो सिंपली हमसे एक क्लास ले रही है जिसका फंक्शन जो है वो एज ए थ्रेड चलना है और उसका रिजल्ट हमें रिटर्न कर रही है। जो दरमियान की इंट्रिकेसीज हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, उसको हाइड कर रही है। उसके बाद है इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। अभी तक जो थ्रेडिंग की हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, लाइक जो पी थ्रेड की लाइब्रेरी के अंदर हमने पढ़ी थी, या जो हमने जावा के थ्रेड की एग्जांपल पढ़ी, वो थी एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग। एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग का मतलब ये है कि प्रोग्रामर जो है वो नए थ्रेड क्रिएट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए खुद से कोड लिखता है, खुद से उनको मैनेज करता है, खुद से कोशिश करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि ये काम जो है वो कंपाइलर सॉरी ये काम जो है वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, बल्कि इसको कंपाइलर देखे या आपकी जो रन टाइम लाइब्रेरीज हैं वो इसको देखें, तो इस तरह का जो थ्रेडिंग होगी, इस तरह का जो थ्रेडिंग मॉडल होगा उसको आप इम्प्लिसिट थ्रेडिंग है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है कि जो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स हैं उनको लिखना, उनको डीबग करना, उनको मेंटेन करना जो है वो मुश्किल काम है, क्योंकि कोड जो है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर कोई गलती हो गई है तो आपको ये जज करना कि ये गलती जो है वो किस जगह पे हुई है, किस थ्रेड की एग्जीक्यूशन में हुई है, वो काफी मुश्किल काम होता है उसकी डीबगिंग करना। तो इसलिए इम्प्लिसिट थ्रेडिंग जो है ये सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट करती है फ्रॉम द प्रोग्रामर टू द रन टाइम लाइब्रेरी या कंपाइलर। ठीक है, अब इसके जो है वो डिफरेंट मेथड जो है वो हो सकते हैं। इसमें यहाँ पे 5 मेथड जो है वो एक्सप्लोर किए गए हैं। इसमें से कुछ को हम डिटेल में देखेंगे, कुछ को जो है वो सरसरी तौर पे देखेंगे। तो एक थ्रेड पूल है, फोर्स ज्वाइन है, ओपन एमपी है, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच है और इंटेल थ्रेडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले है थ्रेड पूल। थ्रेड पूल में होता ये है कि आप जो है जब भी आपने एक नया काम करना है, यानी नया काम करने के लिए आपने थ्रेड बनाते हैं, यूजुअली हम ये करते हैं। तो थ्रेड पूल में होता ये है कि थ्रेड पूल में पहले से आप थ्रेड बना के रख देते हैं। ठीक है, आपने 10 थ्रेड बना दिए, 20 बना दिए, 50 बना दिए या 100 बना दिए, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई नई रिक्वेस्ट आती है जी कि हमने ये टास्क जो है परफॉर्म करना है, आप उस टास्क को लेते हैं और किसी थ्रेड पूल में से एक थ्रेड को उठाते हैं और उस थ्रेड को वो टास्क जो है वो असाइन कर देते हैं। वो थ्रेड जो है अपना टास्क परफॉर्म करता है, आपको रिजल्ट रिटर्न करता है और दोबारा वापस उसी थ्रेड पूल के अंदर वापस चला जाता है। अब इसकी सबसे जो फेमस एग्जांपल है, जो थ्रेड पूल की जो सबसे फेमस एग्जांपल है, वो आपके वेब सर्वर्स होते हैं। ठीक है, वेब सर्वर का एचटीटीपी रिक्वेस्ट का पता है ना सब लोगों को? बेटा एचटीटीपी रिक्वेस्ट और वेब सर्वर्स का पता है आपको? जी सर। यस सर। उसमें आपको पता है कि आप जो है एचटीटीपी रिक्वेस्ट यानी एक यूआरएल भेजते हैं और सर्वर ने जो है वो आपका रिक्वायर्ड सोर्स जो है उसको फाइंड करना होता है अपने सर्वर पे, और वो आपको रिटर्न कर देना होता है ओवर द नेटवर्क। और अब आपको ये भी पता है कि एक टाइम में एक से ज्यादा यूजर जो है सेम रिसोर्स के लिए जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जो आपके पास बड़ी सर्विसेज हैं
लाइक गूगल है, फेसबुक है या ट्विटर है, उसमें आपको ये भी पता है कि जो कंकरेंट यूजर हैं, कंकरेंट यूजर यानी ऐसे यूजर जो एक टाइम पे एक ही तरह की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनकी तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। वो 1000 में हो सकती है, वो 10,000 में हो सकती है, वो मिलियंस के अंदर हो सकती है। तो इतनी रिक्वेस्ट को हैंडल करना जो है वो तभी पॉसिबल है कि अगर आप इन रिक्वेस्ट को जो है वो कंकरेंटली हैंडल कर सकें। थ्रेड पूल में अगर आपके पास जो है वो अवेलेबल थ्रेड्स हैं, तो जब जैसे भी एक नई रिक्वेस्ट आती है, आप उसको थ्रेड पूल में से एक थ्रेड उठाते हैं और उस रिक्वेस्ट को उस थ्रेड को असाइन कर देते हैं। वो थ्रेड जो है वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और उसके बाद जो है वो दोबारा थ्रेड पूल के अंदर चला जाता है। तो विंडोज जो है उसमें थ्रेड पूल की एक फंक्शनैलिटी है, उसमें एक पूल फंक्शन है। तो जब भी आप लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर जो कोड है वो एज ए सेपरेट थ्रेड जो है वो चलेगा। जावा थ्रेड पूल में अभी ये वाला मेथड तो हमने यूज किया था, सिंगल थ्रेड पूल का, सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर का। आप फिक्स थ्रेड पूल भी यूज कर सकते हैं, कैशेड थ्रेड पूल भी यूज कर सकते हैं। इनका डिफरेंस क्या है ये मुझे अभी डिटेल में नहीं पता। अगर इन चीजों को हमने प्रैक्टिकल में देखा तो तब मैं आपको इसका डिफरेंस जो है वो बता सकूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है उसी तरह से कि आपने थ्रेड पूल की एग्जांपल है। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम जिस तरह से हमने पहली दफा एग्जीक्यूटर डॉट सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर बनाया था, हम यहाँ पे एक कैशेड थ्रेड पूल बना। उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टास्क जो जितने भी हैं वहां तक लूप कर रहे हैं और हर एक के अंदर एक नया टास्क जो है वो असाइन किए जा रहे हैं। पूल डॉट एग्जीक्यूट न्यू टास्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको न्यू नंबर ऑफ टास्क को समझ लेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। ये वैल्यू बेसिकली यहाँ से पास हो रही है आपके कमांड लाइन पैरामीटर से। इसको आप पास कर रहे हैं टीचर में, जिस तरह आपने लास्ट टाइम किया था। सपोज कर लें यूजर जो है वो 10 पास करता है, तो ये क्या करेगा कि आपका जो कैशेड थ्रेड पूल है वो 10 नए थ्रेड जो है वो क्रिएट कर देगा एक लूप के अंदर जाकर, ठीक है। और फाइनली पूल डॉट शट डाउन करेगा। पूल डॉट शट डाउन इवेंचुअली तभी होगा जब आपके सारे थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर चुके हों। उसके बाद आपके पास एक जो मैकेनिज्म है मल्टी थ्रेडिंग का, जो इम्प्लिसिट थ्रेडिंग का, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल थ्रेड जो है वो जनरेट हो रहे हैं यूजिंग फोर्क एंड ज्वाइन, ठीक है। मेन थ्रेड है वो फोर्क करता है, एक टास्क बन जाता है, फोर्क करता है, दूसरा टास्क बन जाता है। ये दोनों ज्वाइन करते हैं, इनका जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को जो है वो आप आपस में कंबाइन करते हैं और मेन थ्रेड जो है उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसकी जो हाई लेवल एल्गोरिदम है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि टास्क एक प्रॉब्लम था। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है बल्कि हाई लेवल यानी एल्गोरिदमिक कोड है। अगर तो प्रॉब्लम जो है वो काफी छोटा है तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम जो है वो बड़ा है तो आप उसके सब टास्क बना देते हैं और आप हर एक सब टास्क जो है उसको एक नए थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट, ठीक है। सब टास्क 1 बना लिया, 2 बना लिया, उनको एक नए टास्क के अंदर एग्जीक्यूट कर लिया। पहले का रिजल्ट लिया यूजिंग ज्वाइन, दूसरे का रिजल्ट लिया यूजिंग ज्वाइन, उन दोनों को आपस में कंबाइन किया और अपनी मेन एल्गोरिदम से या अपने मेन फंक्शन से आपने उसको रिटर्न कर दिया। उसके बाद ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक टास्क है उसको वो फोर्क कर रहा है 2 थ्रेड्स के अंदर, और यहाँ से जो आगे है ये भी फोर्क हो रहे हैं 2 थ्रेड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से फिर वापस ज्वाइन आ रहा है, यहाँ से फिर वापस ज्वाइन आ रहा है। इसी तरह ये जो है इसको भी आगे डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवीजन जो है कहाँ तक हो रही है, जब तक कि आपके पास प्रॉब्लम का साइज जो है वो मैनेजेबल नहीं हो जाता। लाइक अगर हम पिछली स्लाइड पे जाके देखें तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि अगर प्रॉब्लम जो है वो स्मॉल एनफ है तो उसको आप वैसे ही सॉल्व कर लें, उसको आप फर्दर जो है वो थ्रेडिंग ना करें। तो बेसिकली यहाँ पे ये कंडीशन अनवोक होती है टेल पे जाके कि ये जो है वो फर्दर फोर्क नहीं कर रहा है, ये भी फर्दर फोर्क नहीं कर रहा है, ये भी फर्दर फोर्क नहीं कर रहा है, ये भी फर्दर फोर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाके प्रॉब्लम का साइज जो है मैनेजेबल हो जाता है, जिसको एक थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये अपना अपना रिजल्ट जो है वापस इधर भेजते हैं
ये इधर भेजता है, ये दोनों अपना रिजल्ट, ये वाला जो है इसको इन दोनों को कंबाइन करता है और अपना रिजल्ट जो है इधर भेज देता है। इसी तरह ये रिजल्ट यहाँ पे भेज रहा है, ये रिजल्ट यहाँ पे भेज रहा है ऑन द ज्वाइन, और ये भी अपना रिजल्ट यहाँ पे भेज रहा होगा, और ये वाला टास्क जो है वो इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके यूजर को रिटर्न कर देता है। जो भी उसने उसके साथ करना है, फाइल में सेव करना है फाइल में सेव कर देगा, या जो भी उसको प्रोसेसिंग करनी होगी कर देगा। अच्छा, 10 मिनट बाद हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। 40 मिनट का जो वक्फा है उसमें 30 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट बाद आप इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जावा की ही, जिसमें आप एक क्लास बनाते हैं फोर्क ज्वाइन पूल, जो कि फोर्क ज्वाइन का जो अभी हमने देखा था मैकेनिज्म, उसको इम्प्लीमेंट करती है ये लाइब्रेरी। नया एक फोर्क ज्वाइन पूल बना लिया, और उसके बाद हमने एक अरे बना ली फिक्स साइज की, साइज कुछ भी हो सकता है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद हमने एक नया सम टास्क जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, और उसमें हम पहला पैरामीटर जो है वो अरे का पहला इंडेक्स यानी 0 दे रहे हैं, दूसरा इंडेक्स जो है वो साइज -1 है यानी अरे का आखिरी इंडेक्स दे रहे हैं, और यहाँ पे हम जो है वो अरे को एज इट इज पास कर रहे हैं, यानी हम ये चाह रहे हैं कि इस अरे के पहले एलिमेंट यानी 0th एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट जो है वो, जो कि साइज -1 के बराबर है, इसमें जितने भी इंटीजर हैं उसको हमने सम करना है। और सम करने के लिए जो हमने कोड लिखा है वो इस क्लास के अंदर लिखा है, सम टास्क के अंदर, और पूल के अंदर जो है वो हम सिंपली इन्वोक कर रहे हैं, पूल डॉट इन्वोक टास्क। अब ये जो सम टास्क है इसका कोड जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका कोड है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 1000 का, यहाँ पे बिगिन एंड और अरे नाम के जो है वो हमने क्लास लेवल के वेरिएबल्स बनाए हुए, ठीक है। ओके, हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपके पास। हम ये बात कर रहे थे कि ये वाला जो कोड है ये इंटरेस्टिंग है, इसको अगर आप पढ़ें तो। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, लाइक क्लास लेवल का वेरिएबल बिगिन है, एंड है, अरे है जिसको आपने सम करना है, ये सारी वैल्यूज जो है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब भी आप इसकी क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी वैल्यू आ जाती है। लाइक आपने लास्ट स्लाइड में जब हमने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट, जी बेटा बताएं। सर इसे पीछे वाली स्लाइड बता देंगे कौन सी। मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि पिछली स्लाइड पे अगर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ पिछली स्लाइड पे, तो इसमें आप ये देखें कि इसी क्लास को उसने यूज किया हुआ है, न्यूट सम टास्क जो है इसको यूज किया है। तो सम टास्क को मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इस स्लाइड पे वापस आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि बिगिन एंड और अरे जो है इसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ले रहे हैं, और पिछली स्लाइड में अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने पहली वैल्यू 0 पास की थी, यहाँ पे साइज -1 पास किया था, और यहाँ पे जो अरे है जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यूज थी वो पास की थी, जिनको हमने सम करना है। तो ये सारी वैल्यूज हम सिंपली कॉपी कर रहे हैं अपने जो क्लास के जो वेरिएबल हैं उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो एक कंप्यूट का मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं। कंप्यूट का मेथड जो है वो कहाँ से आएगा, ये इस क्लास से आएगा, ठीक है, रिकर्सिव टास्क इंटीजर से, यानी ये बताएगा कि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसमें से ये मेथड जो है उसको कॉल कर। अब इसमें जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है, इफ एंड माइनस बिगिन लेस देन थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पे हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। सम कैलकुलेट करने का वही कोड है, आप बिगिन से एंड तक जा रहे हैं और सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट एंट्री हो रहा है। ये चीज इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका जो डिफरेंस है एंड माइनस बिगिन का वो थ्रेशोल्ड से कम है, यानी आपकी अरे जो आपको पास की गई है वो 1000 एलिमेंट से कम है, तो आप उसका सम कर दें। अगर 1000 एलिमेंट से कम नहीं है तो आप क्या करेंगे, एल्स में आएंगे, एल्स में आप उसका मिड फाइंड करते हैं, ठीक है, और आप दो नए टास्क बनाते हैं, लेफ्ट टास्क और राइट टास्क।
अब दोनों की टाइप आप ये देख लें, वही है जो इस क्लास की अपनी टाइप है, ठीक है। वहां पे जो लेफ्ट टास्क है उसको आप बिगिन से लेकर मिड तक वैल्यूज दे देते हैं, अरे वही है आपका। और जो आपका राइट सब टास्क है उसको मिड +1 से लेकर एंड तक वैल्यू दे देते हैं, और आपका अरे जो है वो दोनों में सेम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सम का टास्क है उसको डिवाइड कर रहे हैं दो सब टास्क के अंदर। ये काम जो है वो रिकर्सिवली होगा, ठीक है। लाइक अगर आपके पास जो है वो 10,000 एलिमेंट का अरे था, तो पहली दफा जब हम इसको कॉल करेंगे तो आपके पास दो अरे बन जाएंगे, दोनों 5,000 के होंगे। दूसरी दफा जब आप 5,000 के साथ आएंगे तो फिर आपके पास जो है वो 5,000 के दो अरेज बन जाएंगे, हर एक जो है वो 2500 का होगा। फिर जब आप 2500 के साथ आएंगे तो आपके पास दो बन जाएंगे, हर एक जो है वो 1250 का होगा। फिर जब आप 1250 के साथ आएंगे फिर दो बनेंगे, हर एक जो है वो 625 का होगा। जब 625 का आपके पास हो जाएगा तो तब आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आप उसको डिवाइड करते जाएंगे, जिस तरह आप उसने उस डायग्राम में देखा था कि एक जो टास्क है वो आगे फोर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर फोर्क कॉल करता है, राइट के ऊपर भी फोर्क कॉल करता है, और रिटर्न बेसिकली क्या कर रहा है, इन दोनों का रिजल्ट लेके ज्वाइन के बाद उनको ऐड करता है और रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर। सर ये फॉक बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है, आप दोबारा पूछें जो भी पूछना है आपको। मैंने कहा सर ये फॉक को कॉल करते हैं। फोर्क हम जो है एक नया बेसिकली जो थ्रेड है उसको कॉल करने के लिए कर रहे हैं। लाइक इसमें बेसिकली हो क्या रही है, रिकर्जन का पता है ना आप लोगों को? रिकर्सिव फंक्शंस पढ़े हुए हैं? फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फंक्शन पढ़ा हुआ है आपने? यस सर। उसका नहीं सर, वो तो डेफिनेशन सिंपल भी पढ़ी पड़ा हुई हुआ है? है लूप के जरिए सर। रिकर्सिव डेफिनेशन नहीं पढ़ी उसकी? नहीं सर। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, बाकी तो आपकी प्रोग्रामिंग की क्लास में तो उसमें को डिटेल में वो एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली रिकर्जन ये होती है कि आप जो है वो अपने आप को ही कॉल कर रहे होते हैं, एक फंक्शन जो है वो अपने आप को बार बार कॉल करता है, और एक बेस कंडीशन होती है जब वो अपने आप को कॉल नहीं करता, ठीक है। बेस कंडीशन किस लिए जरूरी होती है? ताकि आप वो जो बार बार कॉल करने वाला एक साइकिल है उससे निकल सकें। अगर आप उससे नहीं निकल सकेंगे तो ये आपकी रिकर्जन जो है वो इनफाइनाइट चली जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे हम लिख रहे हैं ना कि लेफ्ट टास्क डॉट फोर्क और राइट टास्क डॉट फोर्क, तो बेसिकली हम यहाँ पे कंप्यूट का जो फंक्शन है इसी को दोबारा कॉल कर रहे हैं। लेकिन फोर्क करने का क्या मतलब है? फोर्क करने का मतलब ये है कि इसको हम नए थ्रेड के अंदर कॉल करना। ये नहीं है कि अगर हम इसको सिंपली यहाँ पे कंप्यूट लिख देते, कॉल करने के बजाय सिंपली हम यहाँ पे कंप्यूट लिख देते, तो तब होना ये था कि ये वाला जो थ्रेड है इसने रुक जाना था और नया जो आपकी फंक्शन कॉल है उसने चल पड़ना था, ठीक है। फोर्क करने से ये हो रहा है कि जो कंप्यूट हो रहा है वो नए थ्रेड्स के अंदर हो रहा है।